नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली अकाउंटिंग एंड जीएसटी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। तो आज हम जीएसटी के बारे में बात करेंगे, GSTR 1, जिसके अंदर हम आउटवर्ड सप्लाई की बात करते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे कि उसके अंदर जब हम जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कहाँ कहाँ पर हमें कौन कौन सी सप्लाईज को डालना पड़ता है, कहाँ पर B2B, कहाँ पर B2C, कहाँ पर एक्सपोर्ट सप्लाई, कहाँ पर डॉक्यूमेंट समरी, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैंने जो मेन आपके पॉइंट्स है जो ऑलमोस्ट यूज होते ही होते हैं, तो वो आपको अब R1 में मैंने दिखाने हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जैसे ही आप जब जीएसटी पोर्टल ओपन करते हैं तो आपके सामने जब आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करने के बाद R1 के डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक पोर्शन आएगा, ये विंडो पॉपअप आएगी जिसमें लिखा है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस GSTR 1। ये देखिए लेटेस्ट है, तो 11/3/2026 इसकी ड्यू डेट है बता रहा है। ये प्रिपेयर ऑनलाइन है, प्रिपेयर ऑफलाइन है, दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक होता है कि मैनुअली आप जाएं वन बाय वन इन्वॉइसेस को भरें, या एक तरीका होता है कि आप जेएसएन फाइल बनाएं, जेएसएन फाइल के थ्रू आप उसको अपलोड कर दें। तो ये आप खोलेंगे, जैसे ही आप इस विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे आएंगे विंडोज। उसके बाद ये दिखेगा आपको B2B सप्लाई, B2C लार्ज से 6M आएगी, एक्सपोर्ट इनवॉइस, B2C इनवॉइस। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 4A, 4B, 6B, 6C, B2C, SCZ और डीम एक्सपोर्ट। तो ये B2B और SCZ कोई भी सप्लाई है वो आपकी इस कॉलम में आएगी। आपने कोई भी B2B मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल करी है, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सेल करिए B2B सप्लाई, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आता है टेबल नंबर 5 में आता है B2C लार्ज इनवॉइस। अब आप एक बात समझिए, देखिए B2C सप्लाई, B2C मतलब लोकल सप्लाई। आप समझ रहे हैं कि आपने किसी ऐसे पर्सन को सेल करी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, लाइक जो नेचुरल जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिजनेस पर्पस के लिए लेकर नहीं जा रहे, अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान को ले रहे हैं, वो सब B2C में आ जाते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते। अब इसके अंदर समझिए B2C लार्ज इनवॉइस का मतलब क्या है, वो यहाँ पे आप एक देख पा रहे होंगे चीज B2C अदर, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप जानिए, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए B2C लार्ज इनवॉइस क्या होता है। देखिए B2C मतलब लोकल सप्लाई, ठीक है, B2C मतलब सॉरी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई, लोकल नहीं बोलेंगे हम, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी सप्लाई की गई वो B2C में आई। अब क्या होता है कि देखिए, एक होता है कि आप अपनी स्टेट में सेल कर रहे हैं, एक होता है अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए आप दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो सेम स्टेट आपके लिए क्या होगी, दिल्ली, और दिल्ली में आप रजिस्टर्ड है तो अदर स्टेट क्या हो गई, हरियाणा। तो आप दिल्ली टू दिल्ली सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे ही आप दिल्ली से हरियाणा सेल करते हैं, पहला जो 5 टेबल के अंदर कंडीशन आपकी होती है वो होती है कि दिल्ली से हरियाणा आप अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं, जिसे कहते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे हम, इंटर स्टेट सप्लाई। पहली ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि आपने कोई भी ऐसे B2C सप्लाई की है जो कि सेम स्टेट में ना कर अदर स्टेट में सप्लाई किया, इंटर स्टेट सप्लाई। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, B2C जो सप्लाई की है आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, वो 1 लाख रुपीज से अपर, 1 लाख रुपीज से ज्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपीज से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, 1 लाख रुपीज से ज्यादा की अगर वैल्यू है और वो B2C सप्लाई है और वो आपकी अदर स्टेट में सेल हो रही है, मतलब आप सेम स्टेट में सप्लाई ना करके अपने से दूसरा, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड, आप उसको हरियाणा में सेल कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में, तो ये तीनों चीज़ें अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डालेंगे इनवॉइस टू इनवॉइस। कैसे डालेंगे, इनवॉइस टू इनवॉइस आप उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे B2C लार्ज में। उसके अलावा B2C की और कोई भी सप्लाईज के अंदर नहीं आने वाली, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट पे। कोई भी आप एक्सपोर्ट करते हैं मतलब इंडिया से बाहर सामान बेच रहे हैं, ठीक है,
तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट के अंदर। उसके बाद आता है B2C अदर, यहाँ पे B2C सप्लाई आएगी। B2C कौन सी वाली सप्लाई आएगी? जो इस टेबल में आ चुकी है, जो इस टेबल में आ चुकी है उसको छोड़कर जो भी सप्लाई आपकी B2C हुई, B2C आपने कोई भी सेल की, वो आपकी यहां पर आ जाएगी B2C अदर में। ये क्या बोलता है? B2C लार्ज में जो आई, जो कंडीशन आपने फुलफिल करी कि अदर स्टेट में सेल होनी चाहिए, 1 लाख से ऊपर का बिल होना चाहिए, वो इसमें आ गया। उसके अलावा जो भी B2C सप्लाई है सेम स्टेट अदर स्टेट में जो 1 लाख से कम है, वो सारी की सारी इस B2C अदर में आपकी आ जाएगी। टेबल नंबर 7 के अंदर ये आपकी शो करेगी। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं नील रेटेड सप्लाई की। 8A 8B 8C 8D ये नील रेटेड सप्लाई है। कोई भी आपकी नील रेटेड सप्लाई है, जीएसटी में नील रेटेड सप्लाई होती है, कोई भी नील रेटेड सप्लाई है तो वो आपकी इस कॉलम में आपको फिल करनी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है, देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी कटते हैं। आप समझे, सेल हो रही है, परचेज हो रही है तो डेबिट नोट भी जाएगा, क्रेडिट नोट भी जाएगा। तो भाई उसका भी तो डाटा फीड करना पड़ेगा। जब आपने कोई क्रेडिट नोट इशू किया है या आपने कोई डेबिट नोट इशू किया है, वो 9B टेबल नंबर में कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको आपने किया है? रजिस्टर्ड पर्सन। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी ऐसी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आपने कोई भी इशू किया है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसका जो डाटा आप यहाँ फीड करेंगे। ठीक है, आइए अगली टेबल पे आते हैं। 9B एक और इस टेबल में क्या बोलता है? यहाँ पर भी ये सेम बोल रहा है, यहाँ पर भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का डाटा फीड करेंगे, लेकिन किसको सप्लाई किया, किसको इशू किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? अनरजिस्टर्ड पर्सन। और यहां पर क्या बोल रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। समझे बात? यहां पर रजिस्टर्ड पर्सन की बात करेगा, यहां पर अनरजिस्टर्ड। दोनों में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ही डाटा आएगा, बट यहां पर रजिस्टर्ड का, यहां पर अनरजिस्टर्ड का। और यहां पर आएगी नील रेटेड सप्लाई। समझ गया आप बात? टेबल 8 में। अब आइए अगली टेबल पे चलते हैं। टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13। देखिए HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और टेबल नंबर 13 क्या कहता है? डॉक्यूमेंट इशू। अब देखिए HSN सप्लाई हमें यहाँ भरनी पड़ती है। अब देखिए मान लीजिए आप 10 टाइप्स के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिसमें कि आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करो तो आप लैपटॉप भी सेल करते हैं, कंप्यूटर भी सेल करते हैं, माउस भी सेल करते हैं, उसके साथ साथ कोई आप सर्विस भी देते हैं। आप समझे, कोई सर्विस भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप किसी कंपनी का एंटीवायरस भी सेल करते हैं। ठीक है, कोई एक्सटेंड वारंटी सर्विस भी सेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सेल करते हैं। तो देखिए हर चीज़ का ना गवर्नमेंट ने एक HSN स्पेसिफाई किया हुआ। हर सर्विस, हर सप्लाई, हर गुड्स का एक HSN होता है कि भाई अगर ये गुड्स सप्लाई हो रहे थे, इनके ये HSN है। तो वो हमने जो भी सप्लाई की है, हमें उसको HSN वाइज इस टेबल के अंदर, टेबल नंबर 12 के अंदर, टेबल नंबर 12 के अंदर उस डाटा को फीड करना पड़ता है। उसके अंदर आपका एक समझिए HSN, उसके अंदर आपकी क्वांटिटी कितने % पे रेट पे गया, कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितनी इनवॉइस वैल्यू है, सारी चीज़ें हमें उसमें दिखानी पड़ती है। ये टेबल उस तरीके से फीड होती है HSN वाइज। मतलब एक ऐसा नहीं है, अगर आपने मान लीजिए एक HSN पे 10 सप्लाई की तो 10 बार उस HSN को डालने की जरूरत नहीं है। HSN एक बार डलेगा, उसमें टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, वैल्यू एक साथ मतलब मर्ज हो जाएगा उस HSN का। ठीक है, तो इसमें HSN समझ आएगी हमारी। अब उसके बाद आता है 13 नंबर टेबल में डॉक्यूमेंट इशू। अब डॉक्यूमेंट इशू क्या होता है? अब समझिए GSTR 1 में जब आप कोई सेल्स करते हैं, देखिए हर टैक्स इनवॉइस का अपना एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, एक इनवॉइस नंबर होता है। कोई भी बिल आप इशू करेंगे तो उसका इनवॉइस नंबर होगा, चाहे डेबिट नोट इशू करें, क्रेडिट नोट इशू करें, टैक्स इनवॉइस इशू करें, बिल ऑफ सप्लाई इशू करें, हर एक चीज़ का एक नंबर होता है। आप समझिए इनवॉइस नंबर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? इनवॉइस नंबर।
तो यहाँ पर आपको अपने इनवॉइस की डिटेल देनी होती है। मान लीजिए आपने मई मंथ में 1 से लेकर 10 इनवॉइस की सेल की, तो 1 से 10 आपने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू में क्या होता है कि 10 तक आपने डाला, फिर नेक्स्ट मंथ आपने 11 से इनवॉइस शुरू किया आपके जून मंथ में, मई के बाद जून में, तो यहाँ पे 11 टू कब कितने इनवॉइस, मान लो 50 इनवॉइस, फिर उसके बाद उसके टोटल करने हैं, यहाँ पे 40 हो गया, कोई कैंसिल हुआ है तो वो डिटेल बतानी है। उसके बाद ऑटोमेटिक एक्चुअल इनवॉइस का इशू आ जाता है। ठीक है, कितने एक्चुअल में कितने इनवॉइस इशू किए गए हैं। तो डॉक्यूमेंट समरी में हम सीधी सीधी बात करें तो हम अपना जो भी इनवॉइस इशू करते हैं वो सारा डाटा आता है। उसके साथ साथ R1 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट है, मान लीजिए हमने कोई रिटर्न डाली, हमें लगा उसमें कुछ गड़बड़ है, तो उस चीज को अमेंड करने का भी ऑप्शन दिया गया है GSTR1 के अंदर। तो यहाँ पर 9A टेबल के अंदर हम एक्सपोर्ट इनवॉइस को अमेंड करते हैं। 9C के अंदर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट रजिस्टर्ड, यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइस, यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट नोट, कौन से, रजिस्टर्ड वाले। ठीक है, उसके बाद 9A के अंदर B2B वाली, जो B2B में हमने डाटा डाला उसमें कोई अमेंडमेंट है तो हम यहाँ पे करेंगे। B2C में लार्ज वाले में कोई अमेंडमेंट है तो हम यहाँ पे करेंगे। B2C अदर्स के अंदर कोई अमेंडमेंट है तो हम यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी को डेबिट या क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट की गई है तो हम उसको यहाँ पर दिखाएंगे। इस तरीके से R1 के अंदर जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेनली यूज़ होती है कि B2B, B2C एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई अमेंडमेंट होती है वो हम दिखाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अपनी डॉक्यूमेंट समरी, HSN समरी, बिल वाइज जो भी डिटेल्स है वो सारी हम R1 के अंदर, R1 की GST रिटर्न के अंदर हम वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।